खैर, तो ठीक है भैया, कंसिडरेशन की कुछ एक बेसिक बातें कर ली थी हम लोगों ने। आज फाइनली कंसिडरेशन यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक ये करते हैं क्या, जहां हमने सबसे शुरुआत में कहा था ये वाली बात कि आमतौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रीविसी होती है। ठीक है जी। अलग अलग टॉपिक हैं हमारे। सबसे पहले मीनिंग, डेफिनेशंस, कुछ एक लीगल रूल्स, इसके अलावा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट जिसके कि एक्सेप्शंस हम लोगों ने पढ़े थे। तो एक है डॉक्ट्रिन ऑफ अ प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मतलब क्या है कि आमतौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रिविटी रहती है। प्रिविटी का मतलब आप प्राइवेसी से लगा सकते हो कि आमतौर पे कोई भी जो स्ट्रेंजर होगा, जो थर्ड पार्टी होगी, वो केस नहीं कर सकती अपने राइट को एनफोर्स करने के। उसके तो राइट ही नहीं है। आमतौर पे राइट किसके पास होते हैं? फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, एक वो पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कोई थर्ड पार्टी अचानक से आकर कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। लेकिन उसके सर्टेन अगेन कि ये तो एक जनरल रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ अ प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसके कुछ एक एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इस यूनिट का सबसे आखिरी टॉपिक है। और शुरुआती बात जो कि है उसकी इसकी भी यही रहेंगी कि सबसे पहले एक जनरल रूल और उसके बाद में वन बाय वन कुछ एक्सेप्शंस। तो जनरल रूल क्या है? तो जनरल रूल काफ़ी ज़्यादा सीधा सही है कि आमतौर पे कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। यानी कंसिडरेशन की दुनिया में हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में, और आमतौर पे तय हुआ है कि ये इसको कुछ देगा और ये उसको कुछ देगा, तो क्या कोई थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है या नहीं? तो कंसिडरेशन देने की बात करें तो हाँ, थर्ड पार्टी कौन जो कि है कंसिडरेशन दे सकती है। हमने डेफिनेशन में भी गौर किया था कि ये जो प्रोमिसी था और एनी अदर पर्सन था, तो ये एनी अदर पर्सन बेसिकली थर्ड पार्टी था। और हमने एग्जाम्पल के लिए भी कहा था कि अगर मिस्टर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पैसा मिस्टर बी को देना है, तो अगर ये बोल दे कि भाई आपका पैसा जो कि मुझसे मिलना है कोई और देगा, तो हाँ दे सकता है। या मिस्टर ए को सामान भिजवाना है, उसी क्वालिटी, उसी ही टर्म्स पर, उसी ही स्पेसिफिकेशन का सामान वो किसी और से भिजवाना चाहे तो भिजवा सकता है। तो आमतौर पे ये जो स्ट्रेंजर की बात आती है, तो क्या ये कंसिडरेशन की दुनिया में सही बात है या नहीं? तो हाँ, कंसिडरेशन की दुनिया में तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मे प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। लेकिन जब बात आती है आगे कि क्या थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, अब जैसे हमने कहा कि ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और मिस्टर सी कह दे कि हाँ मैं पेमेंट खुद नहीं कर रहा, किसी और पार्टी से करवा रहा हूँ, और मिस्टर सी ने ए को पेमेंट कर दी है, क्या ऐसी सिचुएशन में अगर बाय चांस मिस्टर ए सामान ना भिजवाए, तो क्या ये पार्टी केस फाइल कर सकती है? तो जवाब है ना। पार्टी तो मिस्टर बी ही थी, तो बी ही केस फाइल कर सकता है। तो जब बात आती है ये स्ट्रेंजर की, तो क्या स्ट्रेंजर कंसिडरेशन दे सकता है या नहीं? कोई थर्ड पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है या नहीं? तो हाँ, कंसिडरेशन तो दे सकती है। लेकिन क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकती है, किसी सामने वाली पार्टी को स्यू कर सकती है? तो आमतौर पर तो कभी भी नहीं कर सकती। तो जनरल रूल तो आपका यही है। जनरल रूल क्या है हमारा कि थर्ड पार्टी कंसिडरेशन को तो प्रोसीड कर सकती है, लेकिन आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकती। स्यू वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली केस फाइल करना। तो केस फाइल करना लिखा हुआ है, ओनली ए पर्सन हु इज अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट। सिर्फ और सिर्फ जो पार्टीज हैं वो ही कर सकती हैं। और यहीं से ही आपका जो शुरुआती एक बेसिक जनरल रूल निकल के आता है, बेसिक कंसेप्ट निकल के आता है। तो वो क्या कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, ये तो वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है? तो नहीं जी, वो अलाउड नहीं है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि क्या कोई थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है? क्या उसे कोई हक डिराइव हो जाएंगे अगर कोई थर्ड पार्टी कंसिडरेशन पे करना शुरू कर देगी, जो कि अलाउड है? लेकिन क्या वो उसे राइट भी मिलने शुरू हो जाएंगे? तो राइट्स नहीं मिलेंगे। राइट उन्हीं को के पास में है, किन के पास में? जो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट है। लिखा हुआ है अफोरसेड रूल को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है क्या कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू, और इसी को ही बोला गया है डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ अ प्रिविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। प्रिवेसी नाम की एक चीज होती है, प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है, और वहां उसका मतलब क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी आकर उस प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो आकर केस फाइल कभी नहीं कर सकते। हालांकि आगे लिखा भी हुआ है कि ही इज हाउएवर, हालांकि सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, ये चीज कुछ एक्सेप्शंस के चलते हैं। तो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि जो जो एक्सेप्शंस हैं उन सभी केसेस में थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। तो आमतौर पर केस फाइल बिल्कुल नहीं कर सकती। आमतौर पर तो ये जनरल रूल ही अप्लाई होता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बट कुछ एक सर्टेन सर्कमटेंसेस में, टोटल 7 सर्कमटेंसेस लिखे हुए हैं, तो वहां पर केस फाइल कर सकती है।
तो बारी बारी से देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है जी, ये कि ये क्या क्या सारी की सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, ट्रस्ट। अब ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है भैया? ट्रस्ट क्या होता है? क्या ट्रस्ट जानते हो कि क्या होता है? तो ट्रस्ट के अंदर ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसको पुकारते हैं हम ट्रस्टी, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाली जाती हैं, और एक होता है बेनिफिशियरी। जैसे कि काफ़ी सारी मूवीज़ में भी तुमने कई बार देखा होगा क्या, कि कोई एक बिजनेस मैन है और उसकी अचानक से डेथ हो गई, क्या कर सकते हैं, और उसका कोई पेरेंट अब नहीं है इस दुनिया में, किसका, बच्चे का। तो ऐसे सूरत में कई बार, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, अभी माइनर हैं, आमतौर पे कानून ये उम्मीद करता है क्या, कि ये तो नहीं संभाल पाएंगे अब अपनी जो कि पिताजी की हैं जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको। तो ऐसे में वो कुछ वक्त के लिए ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टी मतलब क्या, ऐसे ही किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, तो आमतौर पर नहीं, आमतौर पर बेसिकली उनके जो भी नाते रिश्तेदार में जो भी लगते होंगे, ठीक है जी, मामा लगते होंगे, चाचा लगते होंगे, जो भी आसपास के नियर रिलेशन में होंगे, जो उन सर्कमटेंसेस के अंदर सबसे ज़्यादा नियर रिलेशन में होंगे, तो उन्हें ट्रस्टी अपॉइंट कर देते हैं। ट्रस्टी अपॉइंट करने का मतलब कि एक तरीके से ये प्रॉपर्टी कुछ वक्त के लिए आपकी है। हालांकि क्या आपकी है? नहीं, आपकी नहीं है, आपको सिर्फ ख्याल रखना है। यानी ट्रस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक पर्सन जिसको पुकारते हैं हम ट्रस्टी, ट्रस्टी। तो बेसिकली इसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है कि भैया आपको ख्याल रखना है, आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं हम किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट की या किसी भी चीज़ों की, कि आपको देखभाल रखनी है। अब माइनर को तो नहीं देंगे कि हाँ भाई आपकी ये पूरी की पूरी कंपनी है, ऐसे करके कुछ भी। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरी फैसले उस प्रॉपर्टी से संबंधित लेने हैं वो ले सकते हो, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पता लगा सारी ज़मीन जायदाद बेच दी तुमने ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसकी देखभाल कर सकते हो, उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हो। बेस्ट यूज़ मतलब चाहो तो रेंट पर दे सकते हो, हालांकि वहाँ से भी अगर कोई इनकम डेराइव हो रही है तो वो भी आप अपने पास नहीं रख सकते। वो सारी की सारी इनकम भी आपको अलग से संभाल के रखनी है, उससे आप अपना कोई भी बेनिफिट नहीं ले सकते। जितने भी ट्रस्टी होते हैं, थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ, तो थियोरेटिकली बेसिकली उनको कोई भी बेनिफिट नहीं लेना होता उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, उस पर्टिकुलर मैटर से जिस मैटर में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। और साथ ही साथ ट्रस्ट की दुनिया के अंदर ऑब्वियसली एक दूसरा इंसान भी तो होता है, क्या, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी कौन, जिसको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। एक को तो दी गई है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो है ट्रस्टी, और दूसरा है बेनिफिशियरी। अब जैसे इस एग्जांपल के अंदर जो बच्चे हैं जो कभी ना कभी एक दिन मेजर होंगे, जो फिलहाल तो अभी माइनर हैं, तो वो बेनिफिशियरी हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। जो कोर्ट है वो आमतौर पे जो भी चाचा जी होंगे, मामा होंगे, उनको ट्रस्टी के तौर पर, एक जिम्मेदार पर्सन के तौर पर अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि आपको इन चीज़ों का बेनिफिट देना पड़ेगा। अगर आप इन एसेट की मदद से उस बिजनेस को संभालते हुए कोई प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, तो वो प्रॉफिट भी बेसिकली इन्हीं के खाते में डालना पड़ेगा। कई बार ये जो ट्रस्ट वाला सिस्टम होता है ये काफ़ी सही तरीके से और काफ़ी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होता है, कई बार नहीं भी होता। कई बार ये ट्रस्टी कर देते हैं ना इधर उधर गड़बड़, ठीक है, तो कर देते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और क्या ट्रस्ट सिर्फ इन्हीं सिचुएशंस में आपका एप्लीकेबल होता है? तो जवाब है ना, कि जो ट्रस्ट नाम का सिस्टम है ये आपके और भी केसेस में एप्लीकेबल होता है। जैसे कि जो ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स वो भी ट्रस्ट सिस्टम पे ही क्रिएट होते हैं। और यहाँ पर ट्रस्ट का मतलब सिर्फ विश्वास नहीं है, ट्रस्ट मीन्स ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं वो भी ट्रस्ट नाम के ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही चलते हैं। जैसे हमने पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में चलते हैं, कुछ होते हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म में करते हैं बिजनेस, कुछ होते हैं कंपनी फॉर्म में करते हैं बिजनेस। तो ऐसी एक फॉर्म है ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट कोई बिजनेस करने की फॉर्म है? तो जवाब है ना। इसके अंदर शुरुआत में भी तुम्हें महसूस हो ही गया होगा कि यहाँ कोई बिजनेस बिजनेस की बातें नहीं है, यहाँ पर आप जो कि है प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस कर सकते हो, पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हो, कंपनी फॉर्म में आप बिजनेस कर सकते हो, ट्रस्ट फॉर्म में आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपका उद्देश्य फिर क्या है? आपका उद्देश्य है शायद किसी तरह की वेलफेयर करना, या तो कोर्ट ने आपको अपॉइंट किया है कि आपको कोई जिम्मेदारी निभानी है, आप क्या करना चाह रहे हो, अपने रिश्तेदार जिसकी जो डेथ हो चुकी है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसके बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं, ए काइंड ऑफ अ वेलफेयर।
बट वो तो एक सिंगल वेलफेयर मतलब लिमिटेड लोगों के लिए वेलफेयर है। लेकिन वो जो स्कूल वाला सिस्टम है जहाँ पर भी स्कूल रजिस्टर्ड होते हैं एज अ ट्रस्ट, तो वहाँ पर भी अगेन प्रॉफिट कमाना मुद्दा नहीं है। प्रॉफिट कमा लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन प्रॉफिट कमाना मुद्दा नहीं है। थियोरेटिकली डॉक्यूमेंट्स के अंदर बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा कि आपका उद्देश्य ऑब्जेक्ट जो कि है वो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है, बनाया गया है किस लिए कि हाँ मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर हम पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। जहाँ पर बेसिकली एक होगा ट्रस्टी जो ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मार्केट के अंदर, समाज के अंदर जो कि है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हो, जिसके चलते बेसिकली वो खुद से पैसा लगाता है उस ट्रस्ट के अंदर। वो खुद से पैसा लगाता है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है मार्केट के अंदर वेलफेयर बढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना, एजुकेट करना। और काफ़ी सारे होते हैं बेनिफिशियरी, बहुत सारे होते हैं, बच्चे होते हैं बेनिफिशियरी, एक तरीके से वो बेनिफिट लेते हैं। हालांकि ऐसे में भी क्या वो प्रॉफिट कमाना उनका उद्देश्य है? नहीं, कमा लेते हैं वो एक अलग की बात हुई, लेकिन फिर से उसमें भी वही बात आती है कि थ्योरेटिकली तो भैया बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई भी प्रॉफिट बाय चांस अर्न अगर हो गया है, स्कूल के केसेस में तो प्रॉफिट अर्न होता ही होगा, है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं वो तो। लेकिन अगेन कि वो प्रॉफिट वो जो वो पर्सन है जो ट्रस्टी है जिसने स्कूल शुरू किया है, तो वो अपने पर्सनल अकाउंट या किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। थियोरेटिकली उसे उस प्रॉफिट का इस्तेमाल उसी ही ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर ग्रोथ में लगाना होता है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करो अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, या फर्दर अपने स्कूल को ही और ज़्यादा बेहतर करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, नंबर ऑफ क्लासेस आगे बढ़ाओ या नंबर ऑफ ब्रांचेस आगे बढ़ाओ, तो थियोरेटिकली उन्हें यही करना होता है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ थियोरेटिकली असल ज़िंदगी में ट्रस्ट नाम के सिस्टम की भी, ट्रस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। पर्सनल लेवल पर ये ट्रस्टी बेनिफिट ले जाते हैं। लेकिन हाँ, थियोरेटिकली एक कंसेप्ट तो यही है कि जो आमतौर पे प्रॉफिट पर्पस के लिए ना किया जाए। अब जरा आराम से, जैसे कई बार तुमने देखा भी होगा क्या, काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है, उससे हमारी नॉलेज बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम गौर करें तो जैसे काफ़ी बार कोई कॉलेज होता है, जैसे किसी मूवी के अंदर दिखा रहे होते हैं कि हाँ कोई कॉलेज है, उसमें बच्चे जा रहे हैं और एक 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 या कोई दो बच्चे, उनकी अलग ही चोट रहती है, वो अलग ही घूमते हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है, ना किसी टीचर का, ना किसी प्रिंसिपल का, किसी का डर ही नहीं है उन्हें। और क्यों डर नहीं है? कई बार कहते हैं कि अच्छा डर नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम तो ट्रस्टी के बेटे हो। क्योंकि ट्रस्टी मतलब कौन? ट्रस्टी मतलब एक ऐसा पर्सन जो आमतौर पे उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता रहता है, थ्योरेटिकली जिसका कि पर्पस तो नहीं है प्रॉफिट कमाना, लेकिन प्रॉफिट तो वो कमाता है। इवन ट्रस्टी के चलते ही वो कॉलेज या वो स्कूल चल पा रहा है। अगर ट्रस्टी पैसा इन्वेस्ट ना करे तो वो स्कूल या कॉलेज चल नहीं पाएगा। इवन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो कॉलेज के वीसी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, सबकी सैलरी किसके हाथ में? ट्रस्टी के हाथ में, क्योंकि उनकी फंडिंग के हाथ में। तो यही कारण है कि हाँ, असली बात तो पैसा ही है, सीधी सी बात है। तो ट्रस्टी पैसा लगाते हैं तो भैया जो ट्रस्टी के बेटे होते हैं तो वो मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि हाँ उनकी तो अलग ही जोड़ रहती है, वो तो किसी से नहीं डरते हैं। तो वो चीज़ लगभग लगभग कुछ ये चीज़ रहती है। अब यहाँ क्या बात चल रही है? तो यहाँ क्या बात चल रही है, यहाँ ये बात कहाँ से आ गई अचानक से, तो जरा सुन लेते हैं। आमतौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या ये इस बेनिफिशियरी के साथ होता है? तो जवाब है ना। क्या ये जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किसी बेनिफिशियरी के साथ होता है? तो जवाब है ना। जैसे आमतौर पर वो जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल लिया, कौन सा पहले वाला एग्जाम्पल लिया, जहां कोर्ट ने किसी मामा जी को, चाचा जी को जिम्मेदारी दी थी कि भैया आपको पूरी पूरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी और वगैरह वगैरह। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बन रहा है वो कोर्ट और इस ट्रस्टी के बीच में बन रहा है, बेनिफिशियरी के बीच में नहीं। तो बेसिकली जो कोर्ट है उसने आदेश दिया है ट्रस्टी को, किसी मामा जी को, चाचा जी को, और वो एग्री हो गए हैं कि ठीक है हाँ मैं देखभाल कर लूंगा। ट्रस्टी को नहीं, आमतौर पे उसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ वो, हाँ सही बात है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ आगे थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा अपना प्रोविज़न रख सकता है कि हाँ भाई मैं वक्त दे रहा हूँ, अपने एफर्ट दे रहा हूँ, वो बराबर का वक्त अगर मैं किसी दूसरी जगह देता तो मैं पैसा कमाता। तो मैं थोड़ा बहुत पैसा ले सकता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब, अब थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत की क्या लिमिट होती है? तो थोड़ा बहुत की लिमिट का मतलब ये हुआ कि हाँ भाई अगर मैं 5 घंटे दे रहा हूँ, 6 घंटे दे रहा हूँ इस चीज़ की मैनेजमेंट के लिए, तो हर एक पर्सन की अपनी एक घंटे की वैल्यू होती है, ओबियसली होती है, ध्यान रखना। जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं उनकी 1 घंटे की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कम पढ़ लिखते हैं उनकी 1 घंटे की वैल्यू काफ़ी कम होती है।
अब बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ोगे, आमतौर पर आप क्या काम करोगे, आमतौर पे तो फिर मजदूरी ही करेंगे या किसी भी तरह का लेस स्किल्ड का वर्क करेंगे। तो आपकी पर आवर की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, 600 रुपये। और बहुत से लोग तो इतना ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी तो पर आवर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जो एडवोकेट होते हैं, जो बड़े वाले एडवोकेट की बात कर रहा हूँ, तो उनकी तो पर आवर की एक एक घंटे की वैल्यू लाखों में होती है। कहते नहीं, बहुत से एडवोकेट के बारे में बात करते हैं कि वो तो कहते हैं कि अच्छा केस लड़ना है आपका, ठीक है। अब कोर्ट में तो कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो, डेट मिलती है, जाते हो, केस होता ही नहीं, क्यों, जज साहब नहीं आए। क्या आपको फीस नहीं मिलेगी, एडवोकेट को फीस नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और वो तो आमतौर पे उनकी तो, जो बड़े एडवोकेट होते हैं वो तो एक एक हियरिंग वाइज ही वो तो पैसा चार्ज करते हैं, केस वाइज नहीं। तो वो तो एक एक हियरिंग के ही काफ़ी ज़्यादा, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, तो उनकी तो एक एक घंटे की ही वैल्यू कितनी, इतनी ज़्यादा। ट्रस्टी कितना पैसा मांगेगा, तो जो उसकी वैल्यू होगी। अब वो डिपेंड करता है ट्रस्टी कौन है, क्या करते हैं, तो उस हिसाब से ही इस एंटायर सिस्टम में से वो थोड़ा सैलरी ले सकते हैं। वही जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर सैलरी लेते हैं, चीज़ों को मैनेज करने के चलते जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं मिलती। तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रस्टी ट्रस्टी भी बेसिकली थोड़ी बहुत सैलरी ड्रॉ कर सकता है एंटायर इस सिस्टम में से, कि भाई मैं वक्त दे रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। तो ऐसे करके, जैसे 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 दिस इज समथिंग लाइक, जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, हाउसिंग सोसाइटी समझते हो ना? नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अब समझ गए? हाँ, तब तुरंत समझ जाते हैं बच्चे। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, तो इसके अंदर भी तो होते हैं ना क्या, ट्रेजरार, चेयरमैन, भीड़ू। है ना? देखा नहीं क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखा है? हाँ, तो वो कौन है फिर? हाँ, है ना, मतलब कुछ तो है, खैर सेक्रेटरी है वैसे तो, मतलब आमतौर पे ये जो ज़्यादातर मतलब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं इसमें सेक्रेटरी होते हैं। हालांकि असल ज़िंदगी में सेक्रेटरी भी होते हैं, वाइस सेक्रेटरी भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं, वाइस चेयरमैन भी होते हैं, कुछ एमडी भी होते हैं, कुछ ट्रेजरार भी होते हैं, काफ़ी सारी पोजीशंस होती हैं। पर ठीक है, उसके अंदर तो सिर्फ सेक्रेटरी नाम का ही एक पोजीशन दिखाई गई और वो ही सब कुछ देखता है। तो वो भी बदले में कुछ लेते होंगे या नहीं? तो अगेन, क्या उस हाउसिंग सोसाइटी का पर्पज़ है पैसा कमाना? जवाब है ना। सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे मेंबर लोगों से पैसा तो कलेक्ट करते होंगे, वो मेंबर लोगों से पैसा कलेक्ट करते होंगे, पर्पज़ क्या है? कि बेसिकली ये जो सारी की सारी सोसाइटी है यहाँ पर सब कुछ ठीक रहे, सेफ्टी रहे, बाहर मेन गेट लगे, कोई गेट कीपर बैठे, आमतौर पे साफ सफाई रहे, आमतौर पे अच्छा माहौल रहे, कुछ भी गलत माहौल ना क्रिएट हो। ये सारी जिम्मेदारी है किसकी, सेक्रेटरी की। कुछ भी गलत हो रहा है तो सवाल कर सकता है सेक्रेटरी, इसके लिए वो वक्त तो देगा अपना। और वक्त देगा तो क्या पैसा भी ले सकता है? हाँ, कि अगर सपोज करो आपको सारे के सारे मेंबर लोगों से कलेक्ट करके मिल गए साल के कितने, सपोज करो 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में से 1 लाख आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 लाख सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगा दो, तो 1 लाख रुपए लेना, हाँ ठीक है, जस्टिफाइबल बात है। और बाकी अगेन कि भाई कितनी सैलरी आप ड्रॉ करोगे, तो वो तो अगेन कि डिपेंड करता है कि आप कौन हो, कि आपकी पर और की वैल्यू क्या है। तो लगभग लगभग कुछ इस बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं। तो लेकिन इन सभी चीज़ों का जो कि अगेन की जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, वो आपका प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इस तरह के जो भी सारे के सारे ट्रस्ट के जो भी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज नहीं होती। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो कोई और होते हैं, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। तो ये लोग तो कोई और होते हैं। जैसे कि आमतौर पे अगर जैसे स्कूल जैसे केसेस में भी मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल में, तो ट्रस्टी कोई और होंगे, हो सकते हैं मेंबर कुछ और भी हों। मेंबर मतलब जो उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर कंट्रीब्यूट और भी लोग कर रहे हैं, तो कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, सारी की सारी जिम्मेदारी किसी एक सफोकेटेड इंसान पे डाली होगी कि हाँ भैया आपको मैनेज करना है सारा का सारा। वो बड़े वाला ट्रस्टी होगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन क्या कभी किसी सरकमटेंसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो बेनिफिशियरी है इसी को ही हक दे दिया जाए कि हाँ भैया आप भी केस फाइल कर सकते हो? तो हाँ, सर्टेन सरकमटेंसेस के अंदर, जैसे सीधी सी बात है, अगर सपोज करो ये कोर्ट और ट्रस्टी वाले की केस की ही बात करें कि हाँ अनाथ हो गए बच्चे, पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में, और कोर्ट ने मामा जी को जिम्मेदारी दे दी, और मामा जी तो नालायक निकले हैं, शकुनी लेवल के एकदम, अलग ही कर रहे हैं वो तो, बच्चों को खाने को नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, कि छोड़ो या सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ तुम्हारा। मामा जी तो अलग ही लेवल के चल रहे हैं। तो उस सरकमटेंसेस में भी ऐसा हो सकता है कि जो कि बेनिफिशियरी हैं उनके पास में हक आ जाए, हालांकि वो माइनर हैं, तो उन्हें किसी न किसी के बिहाफ पर अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। वो सो मोटो खुद अपने नाम पर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। और अगेन
कि आगे चलकर जब ये बड़े होंगे, कभी तो होंगे बड़े, कभी तो होंगे बड़े, तो अगर बाई चांस इन्हें लगता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी उसका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है इस ट्रस्टी के द्वारा, मामा जी के द्वारा या चाचा जी के द्वारा, तो ऐसे में उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कि ये क्या बदतमीजी है। अब हम आए हैं 18 साल होने के बाद में, तो देखा तो बिजनेस में तो कुछ भी नहीं बचा, तो अगेंस्ट उनके केस फाइल कर सकते हैं। जो बेनिफिशियरी हैं ये पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉजिकल बात है कि इनको हक दे देना चाहिए। तो ठीक है, ये जो बातें आमतौर पर लॉजिकल होती है उन्हें कोर्ट भी एडमिट करता है और हक दे देता है। तो इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, तो कुल मिला के बातें क्या निकल के आएंगी कि इन केस ऑफ अ ट्रस्ट जो बेनिफिशियरी है विच इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट हैव अ राइट टू स्यू द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रस्ट के केस में अगर जो बेनिफिशियरी है वो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसे हक मिल जाता है कि आप वो जो कि है केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट। ये फैमिली सेटलमेंट क्या होता है? तो फैमिली सेटलमेंट का मतलब जैसे वो होता नहीं क्या, फैमिली सेटल होती है, फैमिली सेटल नहीं होती है कि हाँ कि दो भाई थे, मतलब दो बेटे थे, पहले सब कुछ ठीक था, शादी हो गई, बाद में पता नहीं क्यों अचानक से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, और फिर एक दिन, जो दिन आम तौर पे एक माँ कभी नहीं चाहती, क्या, बच्चों के बीच में बंटवारा हो रहा है, उन्होंने कहा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अलग अलग रहेंगे। तो आमतौर पे फैमिली सेटलमेंट मतलब वही प्रॉपर्टी का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा भैया, वो वाली बातें चल रही हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा। तो आमतौर पे कभी भी अगर कोई भी फैमिली सेटलमेंट हो रही है, फैमिली सेटलमेंट कुछ किस तरीके से होती है, क्या फैमिली सेटलमेंट के अंदर आमतौर पे एक जो ये माँ होती है या पिताजी होते हैं, तो ये इनिशियली तो ठीक है सेटलमेंट करवा देते हैं किसी भी तरीके से, असल ज़िंदगी के अंदर तो यही होता है, इसी तरीके से होता है। क्या होता है कि हाँ कोई दो बेटे हैं तो थोड़ी प्रॉपर्टी इनके नाम पे, थोड़ी प्रॉपर्टी इनके नाम पे, एक कढ़ाई इनके, एक कढ़ाई इनके, ठीक है, बर्तन वर्तन भी तो बांटे ही जाते हैं। असल ज़िंदगी में तो कई बार ये जो बंटवारे होते हैं ये बिना लिखा पढ़ी के होते हैं, है ना, किसी बड़े से रिश्तेदार फूफा जी को बुला लिया और बस कर दिया सब कुछ अलग अलग। और कई बार कि ठीक है नहीं, विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, एडवोकेट को बुलाया जाता है बाकायदा, भैया रिटर्न में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ ये वाला फला फ्लैट इसके नाम, फला फ्लैट इसके नाम, गांव की ये वाली ज़मीन का टुकड़ा इसके नाम, ये वाली ज़मीन का टुकड़ा इसके नाम, तो ऐसे करके। अब ऐसे में यहाँ क्या बात चल रही है, तो अगेन कि जो आमतौर पे कोई भी बेटे हैं, मिस्टर ए और बी हैं, ये दोनों के दोनों सन हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है इस तरह की सिचुएशन में, तो वो तो इनके बीच में चल रहा होता है। और कई बार इस तरह की सी चीजें हो जाती हैं क्या कि बंटवारा हो गया, सब अपने अपने घर में खुश हैं, और कहाँ गई माता जी को भेज दिया ओल्ड एज होम। तो अगर कहीं भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो भी पेरेंट्स होंगे, अब जैसे कि जो फादर है, जो मदर है, जो टेक्निकली इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का क्या कोई भी हिस्सा है या नहीं, तो हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्या लॉ इनको हक दे देगा कि ठीक है अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो क्या कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो कि हमें बेसिक नेसेसिटीज तो प्रोवाइड करो, तो बेशक कर सकते हैं। तो इनको हक दे देता है कानून कि ठीक है जी, आप अगर चाहो तो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ये जो ये प्रॉपर्टी को लेके बंटवारा हुआ था ये इन पार्टीज के बीच में हुआ था, आपके बेटों के बीच में हुआ था, बहुओं के बीच में हुआ था, बेटियों के बीच में हुआ था, लेकिन आपको हम हक दे देते हैं कि ठीक है, माना आप पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कर दो केस फाइल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगेन जहां पर भी लॉजिक आएगा तो वहां पर जनरल रूल तेल लेने जाएगा। तो बेसिकली जनरल रूल तो वही है, जनरल रूल भी काफी सोच समझ के और काफी कारण से ही बनाया गया है कि हाँ आमतौर पर वही केस फाइल करेगा जो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इन ए सर्टेन सर्कमटेंसेस ये बात बोल दी गई कि ठीक है अगर लग रहा है ये चीज लॉजिकल और सही लग रही है, तो ठीक है हम आपको हक दे देंगे कि आप भी केस फाइल कर सकते हो, जैसे कि वो ट्रस्ट के सिस्टम में कि बेनिफिशियरी को हक दे दिया, फैमिली सेटलमेंट के अंदर पेरेंट्स को हक दे दिया कि ठीक है आप चाहो तो आप केस फाइल कर सकते हो अपने बच्चों के खिलाफ, कि भूल गए हम कौन और तुम कौन, बच्चे हो अपनी हद में रहो, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ। इसके अलावा ये इन केस ऑफ अ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको तो एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं, काफी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। खैर, कहाँ कहाँ कहाँ, नहीं, ये जो ये वाला एग्जाम्पल है ये तो इसका नहीं है, ठीक है, इसका मैं ओरल ही दे दूंगा फिर एग्जाम्पल। ये जो ये वाला एग्जाम्पल है ये तो इसका है फैमिली सेटलमेंट का,
इसको एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यही बातें लिखी हुई हैं कि दो भाई हैं एक्स और वाई, और वो एग्री हुए हैं कि ठीक है हम अलाउंस देंगे 20,000 रुपए का टू द मदर। यानी आपस में वही बंटवारा वगैरह चल रहा था, और बंटवारे के दौरान की ये वाली प्रॉपर्टी इतनी, ये वाली पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी हो रही थी। वो ठीक है मम्मी को देंगे 20,000 रुपए, ऐसे करके कुछ। अगेन कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि ये वाली प्रॉपर्टी तेरी, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये तो बात हम जानते ही हैं कि हाँ पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरिटेंस में किसे मिलती है, बेटे को या बेटी को। हाँ बेटे को, आमतौर पर तो बेटे को, हालांकि टाइम के साथ में लो धीरे धीरे बदल रहा है ना, धीरे धीरे तो कुछ बेटी का भी हक क्रिएट हो रहा है। खैर, तो हाँ आमतौर पर तो बेटे को, तो कुछ बेटों के बीच में ही अपनी प्रॉपर्टी को, उनकी ही तो है, उनकी ही तो है, तो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ पार्टीशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने आपस में, थर्ड पार्टी, ये तो थर्ड पार्टी हुई, इनके बीच साथ तय नहीं हुआ थी ये वाली बात, लेकिन बाद में मुकर गए। बट लेटर दे डिनाइड टू अबाइड बाय इट, कि ठीक है हम नहीं देंगे, तो हेल्ड देयर मदर, उनके पास में हक है, माना वो स्ट्रेंजर टू एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो केस फाइल कर सकते हैं इस बात के लिए अपने बेटों के खिलाफ कि मुझे अलाउंस क्यों नहीं दे रहे तुम, ठीक है मुझे ओल्ड एज में भेज दिया ठीक है मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो ऐसे करके कुछ बात। ऐसे ही बेसिकली ये जो केस नंबर थर्ड है, ये बेसिकली क्या है, तो जरा सुन लेते हैं कि सर्टेन है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, कई बार जो कि कुछ मैरिजेस होती हैं वो कुछ एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होती हैं, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होती हैं कि हाँ अगर ऐसा करोगे तो होगी शादी। क्या क्या यहाँ दहेज वाली बात चल रही है, नहीं वो बात नहीं चल रही मतलब कुछ भी हो सकती है टर्म्स एंड कंडीशन कि हाँ हाँ, या फॉर्च्यूनर मिलेगी तो शादी होगी खैर, हाँ मतलब कुछ भी हो सकती है टर्म्स एंड कंडीशन जैसे 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 अगर सपोज करो कोई मिस्टर ए है जो कि मेल है, जो कि हस्बैंड है, उसकी शादी होने वाली है किसके साथ में, बी के साथ में जो कि फीमेल है, लेकिन आमतौर पे जो फीमेल होगी इसकी चिंता किसे होगी, शादी से पहले, शादी से पहले तो ससुर जी, इनके पिताजी और इनके पिताजी ने शुरुआत में ही शादी के वक्त एक कुछ कंडीशंस रख दी थी। नहीं जी, पी के पिताजी ने, और क्या, हाँ ऐसा क्यों नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार कि मेरी ये एक ही तो बेटी थी, कोई बेटा तो है नहीं, मुझे संभालने वाला कोई है तो नहीं, तो मैं शादी कर तो दूंगा, लेकिन आगे चलकर आपको कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ मतलब असल जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो खैर, तो अगर इस कंडीशन पे शादी की गई थी, अगेन 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 अगेन, कि भाई पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कौन था, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए और ये पिताजी, कि हाँ भाई 10,000 रुपए मुझे दोगे, या ऐसा भी करके कुछ बातें हो सकती हैं कि भाई जो फादर हैं वो अपने लिए बात नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं वही कि वाइफ को लेकर एश्योरिटी लेना चाहते हैं, अपनी बेटी को लेकर एश्योरिटी लेना चाहते हैं कि आप उन्हें जरूर दोगे, हर हाल में दोगे, अपनी वाइफ को जरूर दोगे। उनके ये कैसी बात हुई, हाँ मतलब वही कि शादी से पहले कहाँ क्या विश्वास है, तो ऐसी बातें हो सकती हैं कि आप हर हाल में इनको 10,000 रुपये पर मंथ जरूर दोगे। अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो किसके बीच में चल रहा है, फादर और मिस्टर ए जो कि मेल है उसके बीच में, हाँ उसी के बीच में चल रहा है, हाँ बिल्कुल उसी के बीच में चल रहा है। हाँ वो कई बार ये 10,000 रुपये पर मंथ की बात ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये पैसे मुझे दो, और ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये जो 10,000 रुपये पर मंथ है ये आप शादी के बाद में मेरी बेटी को जरूर दोगे। कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मिस्टर ए और इन फादर के बीच में ही, लेकिन बाद में चलकर अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है, उल्लंघन होता है, तो क्या ये जो फीमेल है, ये जो ये बेटी है, जो वाइफ है, ये तो जीना हराम कर देगी ठीक है, ऐसे कैसे, पहले नहीं बोला था मेरे पिताजी ने, ठीक है, तो ये तो ओबियसली जीना हराम तो कर ही देगी, सुबह को ब्रेकफास्ट लंच तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है, जली हुई रोटियां तो मिलेंगी ही, लेकिन वो प्रॉब्लम तो अलग है। क्या लीगल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी, तो हाँ लीगल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी। अगर बाई चांस ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि पिताजी तो नहीं रहे इस दुनिया में अब, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो जवाब है ना। माना ये जो ये स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्या ये केस फाइल कर सकती हैं, तो हाँ ये भी केस फाइल कर सकती हैं, क्योंकि हैं क्या डाइवोर्स से पहले, हाँ डाइवोर्स से पहले, क्या डाइवोर्स के बाद, हाँ डाइवोर्स के बाद, बिल्कुल, तो ये केस फाइल कर सकती हैं, इस पे करेगी और किस पे करेगी, ठीक है। नहीं तो अगर
अगर पैसा देने का वादा इसे किया गया था, और अगेन वही कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया गया था, अब फादर हैं तो मदर भी तो होंगी। अगेन, क्या मदर पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो केस फाइल कर सकते हैं? हाँ, वो भी केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सभी के सभी जो भी सिचुएशंस बनाई गई हैं, ये थोड़ी सी लॉजिकल सिचुएशंस बनाई गई हैं, और ये कुछ खास स्पेसिफिक सिचुएशन बनाई गई हैं। और आमतौर पे तो कुछ फैमिली के ही झगड़ों में चल रहा है, फैमिली के झगड़ों में कुछ हो जाएगा तो जिसके साथ हुआ है तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के केस में हुआ है तो ऐसे करके कुछ, तो ऐसे बातें चल रही हैं। इसके अलावा इससे अगला, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइन, असाइन करने का क्या मतलब होता है वैसे? असाइनमेंट, असाइन करना, जैसे असाइन नहीं करना, साइन नहीं करना है, चुप हो जाओ। आमतौर पे किसी चीज को नेगेटिव बनाने के लिए ए वर्ड थोड़ी ना लगाते हैं कि साइन करना मतलब साइन करना, तो असाइन करना मतलब साइन ना करना। तब तो या तो यू एन अन लगता है, या जैसे नेसेसरी अननेसेसरी, या मिस वर्ड लगता है, जैसे कंडक्ट आचरण, मिसकंडक्ट बुरा आचरण, या डिस लगता है एडवांटेज फायदे, डिसएडवांटेज बेकार मतलब फायदे नहीं, हानियां। लेकिन अ वर्ड तो नहीं लगता, ए नहीं, बल्कि ए वर्ड तो पता है कैसा होता है, जिससे कोई मतलब होता ही नहीं है आमतौर पे, जैसे सर्टेन और असर्टेन, दोनों का सेम ही मतलब है लगभग। खैर, बाकी यहाँ पर असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब तो क्या होता है, आपने किसी को कुछ काम दे दिया। काम असाइन करना मतलब शर्म कर लो, 12वीं क्लास की बीएसटी में नहीं पढ़ा था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? बीएसटी नहीं पढ़ी मैंने। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज था आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के प्रोसेस के अंदर, कि हम डिपार्टमेंट बनाते हैं फिर ड्यूटीज असाइन करते हैं। नहीं, वो याद रहता है बच्चों को, सच में कह रहा हूँ मैं, याद रहता है बच्चों को। कैसी बात कर रहे हो तुम? जिसने याद किया होगा उसे याद रहता है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी हाँ था। और चलो वैसे याद ना आए, जब मैं बोलता हूँ तब तो याद आ जाता है कि हाँ नहीं सही कह रहे हो भैया, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद ये ड्यूटी असाइन करना ही तो था, कि डिपार्टमेंट बनाने के बाद ड्यूटी असाइन करना ही तो था, तो ड्यूटीज देना ही तो था। तो असाइनमेंट का मतलब एक तरह से देना, देना देना, कोई भी चीज देना। अब यहाँ तो ये क्या कह रहे हैं, जरा एक एग्जाम्पल देखें, कि मिस्टर अंकित शर्मा हैज असाइंड हिज इंश्योरेंस पॉलिसी टू हिज सन। ये समझे? वो क्या होता है, वो नोमिनी वगैरह कुछ, नोमिनी वगैरह। नाउ सन कैन क्लेम इवन ही वॉज नॉट अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। अपना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपने किसी को नॉमिनी वगैरह बना दिया, या अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर दिया। जैसे आमतौर पर हालांकि पार्टनरशिप में इतनी आसानी से नहीं होंगी ये चीजें, लेकिन हो तो सकती हैं। क्या तो हो सकती हैं, जैसे 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 किसी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, किसी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एबीसी 3 पार्टनर्स हैं। इसी ही चीज़ का दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं। उन्होंने बाहर पता नहीं किन किन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, सप्लायर के साथ और काफ़ी इन्वेस्टर्स के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होंगे। आमतौर पे उस वक्त पे पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कौन है? मिस्टर एबीसी और वो बाहर वाले जितनी भी बाहरी पार्टीज हैं। अब कल को अगर मिस्टर सी चाहे कि मैं अपना 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 हिस्सा किसी और को दे दूं, क्या दे सकता है? क्या दूसरे पार्टनर की सहमति से दे सकता है? हाँ, तो वही बात कि हाँ इतने आसानी से तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ दे तो सकता है। मिस्टर सी अगर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट चाहे, ट्रांसफर ऑफ शेयर चाहे, तो वो कर तो सकता है, अगर दूसरे पार्टनर मान जाए तो। अब दूसरे पार्टनर अगर एग्री हो जाएं और मिस्टर डी आ जाए, क्या मिस्टर डी का किसी सप्लायर या किसी इन्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं, वो तो मिस्टर ए बी सी के साथ हुआ था। लेकिन यहां पर कुछ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हुए हैं, सी का डी के पास, सी ने डी को दे दिया है। तो एक तरीके से यहां पर भी हम कहेंगे कि जो मिस्टर डी है वो अब केस वेस फाइल कर सकता है, उसके खिलाफ भी केस फाइल किया जा सकता है। जबकि क्या वो कोई पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट था? तो जवाब है ना, वो तो कोई पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो तो स्ट्रेंजर था। जब कॉन्ट्रैक्ट बने थे तब तो वो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट था नहीं। यहाँ पर भी यही बात चल रही है कि मिस्टर अंकित शर्मा ने किसी किसी से भी, ठीक है जी, मैक्स बूपा, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एचडीएफसी से उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया है, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे के नाम पे लिया है, और बाद में पिताजी है नहीं इस दुनिया में। तो क्या बेटा भी केस फाइल कर सकता है अपना क्लेम करने के लिए कि भैया पिताजी ने ली थी इंश्योरेंस पॉलिसी और पैसा आप दे नहीं रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? तो केस फाइल करने का हक रखता है। क्या पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट था? तो जवाब है ना। तो असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोस्ट फेमसली तो ये इंश्योरेंस वाली बात ही याद रखना भैया।
और इसके अंदर जरूरी भी नहीं है मतलब बेटा ही केस फाइल करे, मतलब वाइफ भी कर सकती है, ठीक है, बेटा भी कर सकता है। क्या वो कोई पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट था? ना, पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट तो कौन था? वही जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में वही कि जो बेनिफिशियरी होगा इंश्योरेंस पॉलिसी का, कोई बेनिफिशियरी तो होगा, वही समथिंग लाइक ट्रस्ट वाली बात की जो बेनिफिशियरी है वो केस फाइल कर सकता है। तो स्ट्रेंजर ही हुआ वो, तो एक तरीके से कोई पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट और स्टोपल है। स्टोपल, ये स्टोपल वर्ड सुना है पहले कभी? स्टोपल, तो स्टोपल मतलब स्टॉप कर देना। नहीं नहीं, स्टॉप कर देना। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, डिनाई करना क्या होता है? हाँ, हाँ मतलब मना करना, डिनाई करना, नकार देना। और यहां ये क्या कह रहे हैं? स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग, कि मना करोगे या मना नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल सही बात, मना करने से रोकना। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका वैसे तो ये मतलब हुआ कि आमतौर पे अगर आप किसी एक बार किसी चीज के लिए एग्री हो जाते हैं तो भैया एग्री हो गए तो एग्री हो गए, बाद में मना नहीं कर सकते। तो बाद में मना नहीं कर सकते, तो स्टॉपल काफी जगह आता है ये वर्ड लॉ के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आप एग्री हो गए हो, एक बार अगर आपने किसी चीज को एक्नॉलेज कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया मतलब मैं श्योर करता हूं कि ये चीज होगी, ये ऐसे होगी, तो बाद में आप मुकर नहीं सकते। तो मुकरने से रोकना। डिनाई करने का मतलब वो भी हुआ क्या? मुकरना। मुकरना तो जानते हो ना? मुकरना क्या होता है कि पहले कोई बात बात कह दी और बाद में मुकर गए कि नहीं मैंने तो नहीं कही थी, या नहीं ऐसे तो नहीं, नहीं। तो ये रोकना, रोकना कि आप मुकर नहीं सकते, मुकरने से रोकना। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। जरा एग्जांपल के तौर पर जरा देखें। एल गिव्स टू एम 20,000 रुपए टू बी गिवन टू एन, कि एल ने एम को पैसा दिया कि एन को दे देना। एम इन्फॉर्म एन दैट ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम, कि मेरे पास तुम्हारा पैसा है। बट आफ्टरवर्ड पता नहीं इसे एम की क्या बुद्धि खराब हुई कि मैं तो नहीं दे रहा। ठीक है, मैं तो नहीं दे रहा। तो ऐसे में अगेन की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? एल और एम के बीच में, सिर्फ इन्हीं के बीच में तो हुआ था, कैन के बीच में हुआ था। अगेन देखो इन सारे पॉइंट्स के अंदर बू एक ही चीज की आएगी, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी, ये जो एल और एम के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसमें भी बेनिफिशियरी कौन था? एन। अल्टीमेटली तो पैसा किसे मिलना था? एन को। क्या वो कोई पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट तो ये थे एल और एम। और बेसिकली एन तो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी था। इसने बोला भी कि हाँ ठीक है तुम्हारे नाम का पैसा रखा हुआ है मेरे पास, आके ले जाना। जिस दिन आया उस दिन मना कर दिया। ठीक है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। तो पहले मान गया था, पहले बोल दिया था, पहले एक्नॉलेज कर दिया था, और बाद में मुकर रहा है तो मुकरने से रोक देंगे और बोल देंगे कि ये जो ये बाहरी पार्टीज हैं, देखो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि अगर एल को इस बात की भनक लगेगी बाद में कि एल केस फाइल कर सकता है या नहीं, ये क्यों बढ़ाएंगे? ये तो ऑब्वियस है। ये क्यों बढ़ाएंगे? यानी अगर इस एग्जांपल में मैं असल जिंदगी में बात करूं, क्या एल केस फाइल कर सकता है? तो यस बिल्कुल मिस्टर एल भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों बढ़ाएंगे? ये तो ऑब्वियस है कि एल तो कर ही सकता है, वो तो पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एन केस फाइल कर सकता है तो सिर्फ एन केस फाइल कर सकता है, एन भी कर सकता है, एल भी कर सकता है, बट वो एल वाली बात नहीं बढ़ा रहे। तो लिखा हुआ है कि एन विल बी एंटाइटल, उसे हक है कि वो अपना पैसा रिकवर कर सके, ठीक है जी, एम से। तो ऐसे करके बातें हैं। तो बताओ जी कि बात समझ में आ गई है क्या? तो अगेन सारे के सारे ज्यादातर पॉइंट्स के अंदर बेनिफिशियरी का ही क्रक्स आता जा रहा है बार बार। इसके अलावा ये वाली चीज, इन केस ऑफ अ कोवेनेंट, कोवेनेंट रनिंग विद अ लैंड, इन केस ऑफ अ कोवेनेंट रनिंग विद अ लैंड, इसका क्या मतलब? एक बार जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़े। द पर्सन हु परचेजेस लैंड विद नोटिस, विद नोटिस, यहां नोटिस का मतलब क्या हुआ? जानकारी। यानी अगर पर्सन जो खरीद रहा है किसी जमीन को इस जानकारी के साथ, इस जानकारी के साथ, दैट ओनर ऑफ लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज, जो भी ओनर बनेगा उसे कुछ ड्यूटीज देनी पड़ेंगी जो उस जमीन पर लगती हैं आमतौर पर। कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, एमसीडी के जा रहे होंगे, ठीक है, कुछ स्टेट टैक्सेस, कुछ भी हो सकते हैं, एरिया वाइज डिफर करते हैं वो तो, ठीक है। तो द कोवेनेंट, कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी एनफोर्स बाय द सक्सेसर ऑफ अ सेलर,
ये क्या कह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, आराम से जरा देखें, समझें क्या कह रहे हैं ये। द पर्सन हु परचेजेज अ लैंड विद नोटिस दैट ओनर ऑफ अ लैंड, कि जो भी ओनर ऑफ अ लैंड होगा वो बाउंड होगा सर्टेन ड्यूटीज से जो भी उस लैंड से अफेक्टेड होंगी। द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड may be enforced by the successor of the seller। हम्म, ये जमीन लेने पे घपला है। कोवेनेंट का एग्जैक्ट मीनिंग तो मैं बता देता हूँ तुम्हें एक बार गूगल करके। कोवेनेंट का कोई ना कोई एग्जैक्ट मतलब भी तो होता ही होगा। कोवेनेंट, बाकी तो इसमें भी मेरे ख्याल से कुछ वही बातें होती हैं बेनिफिशियरी वाली। खैर, तो सुन लेते हैं। तो कोवेनेंट का जो मीनिंग है वो तो कुछ ऐसा ही दिया हुआ है क्या, कि कुछ भी खास तरह की कोई अंडरटेकिंग, किसी भी खास तरह का कोई एग्रीमेंट, किसी भी खास तरह का कोई एग्रीमेंट, किसी भी तरह की अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब एक तरह की जिम्मेदारी जो आप ले लेते हो। अब यहाँ क्या बात चल रही है, तो कुछ हद तक ऐसी सी बातें कि अगर कोई भी पर्सन है जो ये जानता है कि मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ और जो भी ओनर ऑफ द लैंड होगा वो सर्टेन ड्यूटीज उसे पे करनी ही करनी पड़ेंगी, तो ऐसे में कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी एनफोर्स बाय द सक्सेसर ऑफ अ सेलर। जो भी ज़मीन बेचने वाला है, अब सपोज करो किसी भी एक पार्टी ने ज़मीन बेच दी है, अब बेच दी है तो आगे चलकर तो टेक्निकली जो भी सारे के सारे टैक्सेस होंगे, जैसे कि अभी म्युनिसिपल टैक्सेस की कुछ हम बातें कर रहे थे, तो वो किसको पे करने हैं। हाँ भैया, किसको पे करने हैं। अगर ए बेच रहा है मिस्टर बी को और बी के पास जमीन आ गई है, तो आगे चलकर तो मिस्टर बी को ही पे करने होंगे, मिस्टर बी के बेटों को, आगे सक्सेसर को। सक्सेसर मतलब क्या होता है, जो उसके आगे की पीढ़ियां होंगी, नाती पोते होंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि माना कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है, लेकिन आगे चल के ये जो कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब वही कि अगर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था मेन कॉन्ट्रैक्ट के पैरेलल, और वो क्या चल रहा था कि जितनी भी ड्यूटीज वगैरह अगर आपको पे करनी है, तो वो बाद में अगर कोई भी सक्सेसर ऑफ अ सेलर होगा, यानी कि इसके जो भी बेटे होंगे, बेटियां होंगी या वट होंगे, तो वो भी एनफोर्स करा सकते हैं कि हाँ भाई आपको ही पे करने पड़ेंगे, हम पे नहीं करेंगे। तो क्या वो कोई पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट थे, तो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं थे। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो दादा परदादा होंगे, कोई पहले कभी कोई सेल एग्रीमेंट बना होगा, लेकिन वो जो बाद की पीढ़ियों के लोग हैं उनकी वो तो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन वो एनफोर्स करा सकते हैं कि भाई टैक्स की पेमेंट या जो भी ड्यूटीज वगैरह, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में बोला है कि ऑनर ऑफ अ लैंड इज बाउंड टू पे सर्टेन ड्यूटीज, तो जो भी ड्यूटीज आपको निभानी है, पे करनी है, या उस कोवेनेंट के थ्रू आपको निभानी है, तो वो आप ही को करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर तो कुछ सक्सेसर वाली बात हम मेनली बोलेंगे कि जो सक्सेसर होते हैं
वो भी कोवेनेंट को एनफोर्स करा सकते हैं। कोवेनेंट मतलब कोई टैक्सेस पे करना या कोई जिम्मेदारियां निभाना किसी भी तरह की ज़मीन से रिलेटेड हो सकती हैं। और इसके अलावा एक ये बात कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अब यहां पर तो क्या है, एजेंट का मतलब हमने कहा था एजेंट कौन होता है, जो किसी के बिहाफ पर काम करता है। एजेंट कौन होता है, जो किसी के बिहाफ पर काम करता है। अब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सपोज करो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लेकिन किसी एजेंट के थ्रू खरीद रहे हैं, किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू खरीद रहे हैं, तो पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कौन, हम और वो एजेंट। लेकिन क्या अगर आप चाहो तो किसी थर्ड पार्टी को भी केस फाइल कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। और क्या वो थर्ड पार्टी कौन, ये एजेंट का बिग बॉस है ना, हाँ, क्या एजेंट का बिग बॉस। सेलर तो टेक्निकली ये एजेंट ही बना बैठा है यहाँ पर, वही तो बेच रहा है, ठीक है, उस कंपनी के बिहाफ पर। बट वो जो वो कंपनी होगी, क्या वो भी बेसिकली पहले पर्सन के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, बाई चांस ये पेमेंट वगैरह नहीं कर रही पार्टी, तो क्या वो भी कंपनी भी केस फाइल कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। तो अगेन यहाँ पर भी थर्ड पार्टी की बात आ गई। तो जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था वो एजेंट और बायर के बीच में चल रहा था, ऐसे करके कुछ बेच रहा कौन था, एजेंट था, लेकिन वो तो किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है। तो जैसे कि प्रशांत ने अपॉइंट किया अभिनव को एज एज एजेंट, तो अभिनव को अपॉइंट किया है एज एजेंट, यानी कि प्रशांत तो बिग बॉस है भैया, सीधी सी बात है, प्रशांत के बिहाफ पर काम कर रहा है अभिनव कि मेरा मकान बिकवा दो। अभिनव ने बिकवा दिया, अभिनव सेल्स हाउस टू तरुण। अब मेन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कौन है, अभिनव और तरुण। लेकिन ऐसे में प्रशांत को भी हक मिलता है कि ठीक है अगर आप चाहो तो, माना वो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन प्रशांत के पास में भी हक है कि वो पैसा ले सकता है। हालांकि आमतौर पे असल जिंदगी के अंदर तो ये जो एक घर जैसी चीजें होती हैं, तो इसके अंदर तो जो एजेंट होते हैं, क्या ये अपने नाम पर कोई भी एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, तो जवाब है ना, ये तो बल्कि एग्रीमेंट में अपना नाम कभी भी लिखवा नहीं सकते। ठीक है जी, तो हमेशा असल जिंदगी में तो ये जो प्रशांत होगा तरुण होगा, इनके बीच में ही होंगी ट्रांजैक्शन।